मास्टर सादक का बेटा अनपढ़ था और इसने शादी भी एक अनपढ़ लड़की से कर ली जो मास्टर साहब की ज़रा भी इज्जत ना करती और तनख्वाह मिलते ही इनसे पैसे बटोर लेती। मास्टर साहब दादा बने तो इनकी कोशिश थी कि पोते को पढ़ा दूं, लेकिन वो वलदैन को देखकर जो जी में आता दादा को कह देता। एक दिन मास्टर साहब इसको स्कूल लेकर गए तो इसने दादा को गालियां दे देकर स्कूल में जलील करवा दिया और जब घर लौटे तो बहू और बेटे ने बच्चे की हालत देखकर मास्टर साहब पर तशद्दुद करके इन्हें बाहर फेंक दिया। अगले ही सुबह मास्टर साहब का बेटा और बहू जख्मी हालत में चीखते हुए घर से बाहर भागे तो लोगों का हजूम लग गया, क्योंकि मास्टर साहब के पोते ने। मास्टर सादक जैसे ही घर में दाखिल हुए इनकी बहू रशीदा इनके आगे पीछे होने लगी। इसने झट से एक ठंडे गिलास का पानी मास्टर सादक को पेश किया और खुशामदी लहजे में कहने लगी कि अब्बा जान, इतनी गर्मी में आप थक कर आए हैं, सुकून से ठंडा पानी पी लीजिए। मास्टर सादक बहू के ये तेवर देखकर हैरान हुए, मगर वो अंदर से जान चुके थे कि इस खुशामद की क्या वजह है। उन्होंने बहू के हाथ से पानी का गिलास थामा और घटाघट करके पी गए। कहने लगे, वाकई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं और काम काज करते हैं, सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, रोज़गार कमाते हैं, इनसे कोई पूछे कि जून जुलाई की गर्मी कितनी शदीद होती है। रशीदा ने मास्टर सादक की हाँ में हाँ मिलाई, कहने लगी कि जी अब्बा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें घर में बैठे बिठाए क्या पता कि किस कदर गर्मी है, इसीलिए तो आपको ठंडा पानी का गिलास पेश किया है ताकि आपकी गर्मी कुछ कम हो सके। मास्टर सादक ने अपनी बहू का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चल दिए, मगर पीछे से रशीदा भाग कर दौड़ती हुई आई। मास्टर सादक का रास्ता रोकते हुए कहने लगी कि कल मैं मार्केट गई थी तो 100 की चीज़ 200 में बिक रही थी। उफ़ल्ला, इतनी महंगाई हो गई है। अब्बा जान, आपको क्या बताऊं, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना भी किस कदर मुश्किल हो चुका है। घर चलाना एक औरत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। और मास्टर सादक बगौर अपनी बहू का चेहरा देखते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। महीना भर अखबार होते हैं तब जाकर तनख्वाह मिलती है और एक ही दिन में उड़ जाती है। पता ही नहीं चलता कि सारे पैसे कहाँ गए। बहू कहने लगी, तो क्या इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया है, ऊपर से एक ही तो तनख्वाह है, कहाँ कहाँ पूरी करें। रशीदा कहने लगी कि सुना है इस बार बजट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है तनख्वाह। मास्टर सादक कहने लगे, क्या फ़ायदा तनख्वाह बढ़ाने का, महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तुम खुद ही तो कह रही हो 100 की चीज़ 200 में बिक रही है। रशीदा कहने लगी, अरे हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि खर्चे तो पूरे ही नहीं होते, एक तनख्वाह कहाँ कहाँ लगाएं। वैसे आपको कितनी तनख्वाह मिली है। और रशीदा ने वो बात कह दी जिसके लिए वो मास्टर सादक के पीछे पीछे भाग रही थी। मास्टर सादक कहने लगे, बेटा इस बार 70,000 तनख्वाह मिली है, अल्लाह ताला इन पैसों में बरकत डाले। ये कहते ही मास्टर सादक ने अपनी जेब से तनख्वाह निकाली और बहू को थमा दी और रशीदा ने झपट पैसे थामे। इतने सारे नीले और सब्ज नोट देखकर इसकी आंखें हैरान हो गईं। महीने में एक बार ही तो इनकी झलक देखना नसीब होती थी। इसने जल्दी जल्दी नोट गिनने शुरू कर दिए। मास्टर सादक बगौर अपनी बहू का चेहरा देख रहे थे। अचानक ही रशीदा के माथे के पर तेवरी चढ़ गई। कहने लगी, ये तो सिर्फ 60,000 हैं, बाकी की 10,000 कहाँ है। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा, मेरे अपने भी तो खर्चे हैं जो मैंने पूरे करने होते हैं, और मेरी आंखें भी अब लगता है कमज़ोर हो गई हैं। नज़र भी चेक करवानी है, ऐनक का एक नंबर तो बढ़ गया होगा। और कमर पर हाथ बांध दिए। इसके तेवर एकदम से बदले। कहने लगी कि अब इस उम्र में आपके क्या खर्चे हैं भला, अच्छा खासा तो नज़र आता है आपको। इतनी नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है, क्यों डॉक्टरों को ख्वामखा ही पैसे लौटाने। वो तो अब जैसे बुजुर्गों को लूटने के लिए बैठे होते हैं। अब इन 60,000 से मैं कैसे महीना चलाऊंगी। इस बार तो बिजली का बिल भी डबल आया है और आपका निकम्मा बेटा तो कुछ करने जोगा है ही नहीं कि मैं इससे उम्मीद रखूं कि वो भी कुछ मेरा हाथ बटा देगा घर के खर्चा चलाने में। मैं अकेली चांद बेचारी कहाँ कहाँ पर खपूँ, कहाँ कहाँ पैसे पूरे करूँ। पूरा महीना 60,000 में निकालना बहुत मुश्किल है। अब रशीदा की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो चुकी थी। इसका बस नहीं चलता था कि एक पाई भी सादक साहब के हाथ में रखे और सारे के सारे पैसे ही इनसे बटोर ले। वैसे भी महीने में एक ही दिन तो वो यूँ मास्टर सादक के आगे पीछे घूमती थी। आगे पीछे तो मुंह भी नहीं लगाती थी और ना ही आते साथ इनको ठंडे पानी पिलाती थी। बस जिन दिन तनख्वाह बटोरनी होती है उस दिन थोड़ी ओ भगत कर लेती थी। और मास्टर सादक भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे।
मगर उन्होंने कभी कोई गिला नहीं किया था। इन्हें भी पता था इनका बेटा निकम्मा है और सिर्फ इसकी तनख्वाह से ही घर का सारा खर्चा चलता है। हालांकि गांव की ज़मीनों से महीने भर का आटा दाना तो वहीं से आ जाता था, मगर बाकी भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं जो एक तनख्वाह से पूरे होना मुश्किल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी बहू से कोई बहस नहीं की और बाकी के 10,000 भी निकाल कर इसके हाथ पे रख दिए और ख़ुद कमरे में चले गए। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इस घर में इनकी ज़रूरत सिर्फ इस तनख्वाह की बदौलत थी और थोड़ी बहुत इज्जत भी। अगर ये तनख्वाह ना मिली तो इस बूढ़ी जान को वो उठाकर कब को बाहर फेंक चुके होते। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और बेड पर बैठ गई। छत का पंखा चला लिया, मगर गर्मी बेतहाशा थी और पंखे की हवा में भी शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। बहू और मास्टर सादक के बेटे के कमरे में एक ही एसी चलता था, क्योंकि रशीदा ने खूब वेला मचाकर कमरे में एसी लगवाया था। इससे जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मास्टर सादक ने जो कमेटी डाल रखी थी, जब वो निकली तो इसने अपने बेटे के कमरे में एसी लगवा दिया और खुद पंखे पर ही गुजारा करने लगे। वैसे भी रशीदा का कहना था कि बूढ़े आदमी के लिए एसी की ठंड अच्छी नहीं होती, कहीं अब्बा जी बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए इनके कमरे में पंखा भी ठीक है। और मास्टर सादक ने कोई बहस वगैरह नहीं की, बल्कि वो तो कभी किसी से बहस करते ही नहीं थे। इन जाहिलों से बहस करके क्या फ़ायदा, क्योंकि मास्टर सादक का बेटा भी बिल्कुल अनपढ़ था और इसकी बहू भी अनपढ़ और पेंडू थी। इसलिए मास्टर सादक ने इनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया था, क्योंकि वो तो जाहिलों की तरह लड़ने लगते थे। मास्टर सादक चारपाई पर लेट के इन्हें सख्त नींद आ रही थी, क्योंकि सारा दिन वो ख्वार होकर आए थे। इस बार भी इनकी आंखों का मुआयना होने से रह जाएगा। वो बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर ही बार बार अपना चश्मा साफ करते थे। इनकी बार बार नज़र धुंधली पड़ जाती थी और किताब पर लफ्ज़ सही नहीं पढ़े जाते थे। उन्होंने जब जेब में हाथ डालकर चंद मुड़े टेढ़े नोट निकाले, जो कि उन्होंने अपनी बहू से छुपा के रखे हुए थे अपनी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि बहू के मुताबिक इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो 5,000 का नोट था और वो सोच रहे थे कि इस नोट से वो कौन कौन सी ज़रूरियत पूरी करेंगे। वो देर तक इस नोट को देखते रहे, फिर जेब में डालकर सो गए। मास्टर सादक जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, इनका बेटा सादत खुशी से इनकी गली से लग गया। ऐसा कभी नहीं होता था, इनका बेटा इनसे यूं प्यार से मिलता। उन्होंने मोहब्बत से अपने बेटे को देखा और कहा, क्या बात है सादत, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अब्बा जी पर। कहने लगा, अब्बा जी बात ही ऐसी है। मास्टर सादक कहने लगे, मुझे भी तो बताओ क्या बात है। कहने लगी, अब्बा मिठाई नहीं लाए। मास्टर सादक ने कहा, क्या तुमने मुझे मिठाई लाने को बोला था जो मैं नहीं लाया। इस पर सादत ने अपना माथा पीट लिया। कहने लगा कि मैं भी बिल्कुल सटिया गया हूँ, पहले आपको खुशखबरी तो सुना दूँ, मिठाई तो बाद में आप खिलाएंगे, क्योंकि आप दादा बनने वाले हैं। मास्टर सादक अपने बेटे की बात सुनकर वाकई खुश हो गए। कहने लगे कि बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें सेहतमंद औलाद अता फरमाए। सादत कहने लगा कि बस आपकी दुआएं चाहिए। अब्बा और सादक ने सादत के सर पर हाथ फेरा, कहा कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा तुम्हें, इसे ज़्यादा काम वाम न करने देना। इस पर सादत ने कहा, अरे याद आया, रशीदा भी कह रही थी कि अब इससे काम नहीं होंगे। वो तो खुशखबरी सुनने के बाद बेड से उठने का नाम ही नहीं ले रही। कह रही है कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए कह रही है कि मुझे घर में एक काम वाली रखवा दें। मास्टर सादक कहने लगे, क्यों नहीं बेटा, बहू का हक बनता है वो आराम करे। तुम ऐसा करो, कोई काम वाली का बंदोबस्त कर दो। जिस पर सादत बोला कि अब्बा जी फिर तनख्वाह तो आप ही इसे देंगे ना, क्योंकि आपको तो पता है मेरे हालात माड़े हैं। जिस पर सादक कहने लगे कि बेटा तुम एक जवान घबरू मर्द हो, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई मजदूरी तो कर सकते हो ना, क्योंकि मेरी तनख्वाह से घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं तो पता सारी तनख्वाह बहू के हाथ पे रख देता हूँ, तुम्हें इसी तनख्वाह में बंदोबस्त करना पड़ेगा, या तुम खुद कोई काम धंधा कर लो। मास्टर सादक ने बड़े स्वभाव से अपने बेटे से बात की, मगर वो कहने लगा, अब्बा आप तो खुशखबरी सुनते ही आंखें माथे पर रख ली हैं, मुझे अपने पोते का खर्चा नहीं उठाना पड़े जाए। जिस पर मास्टर सादक हैरत से घंग अपने बेटे को देख रहे थे। वो किस कदर एहसान फरमाश औलाद थी। मास्टर सादक कहने लगे कि मेरी तो जो भी तनख्वाह होती है मैं सारी की सारी तुम लोगों को दे देता हूँ। मेरे पास कोई ख़जाना तो है नहीं जो तुम लोगों पर लौटाता चला जाऊँ। मास्टर सादक भी थोड़ा सा जलाल में आ गए थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे सादत की बात बहुत चुभी थी। वो किस कदर नीच सोच का मालिक इंसान था। बेशक तालीम और तहजीब इंसान की सोच को अच्छा बनाती है, मगर सादत में इन दोनों चीज़ों की ही कमी थी। बचपन में सादत की माँ की बेजा लाड प्यार ने इसे इस हद तक मकाड़ दिया था कि वो स्कूल जाता ही नहीं था। कई कई दिन तक मोहल्ले की और आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता।
حالانکہ ماسٹر صادق اسے زبردستی اپنے اسکول لے کر جاتے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، ایک ہی بیٹا تھا اور ماں نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ صادق صاحب بہت زیادہ پریشان رہتے تھے سعادت کے معاملے میں، کیونکہ بچے کی شروع کی تعلیم اور تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کی بیوی خود ان پڑھ تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ تعلیم اور تربیت انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، اور سعادت تعلیم سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ماسٹر صادق نے حالانکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ اگر وہ کبھی اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیتے تو اس کی بیوی ان سے لڑ پڑتی۔ وہ تو سعادت کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا میں چلی گئی تھی، اور اب ماسٹر صادق پل پل اس چیز کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بھتیجی رشیدہ سے طے کر گئی تھی، جو خود بھی ان پڑھ تھی، اور ماسٹر صادق ہمیشہ کی طرح دب کر رہ گئے تھے، اور وہ سعادت کو اتنا گبرو جوان مگر نکما دیکھ کر بہت افسردہ ہوتے تھے۔ آخر کب تک وہ باپ کے آسرے پر پڑا رہے گا؟ ایسا نہیں تھا کہ ماسٹر صادق کو ان پر خرچہ کرنے میں کوئی آر محسوس ہوتی تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کام جوگا ہو جائے، اور جب بھی وہ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے اکساتے تو ان کا بیٹا الٹا ان کے گلے پڑ جاتا۔ اس لیے وہ خاموش رہتے تھے۔ بہرحال گھر میں خوشی کی خبر آئی تھی، اس لیے وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے رشیدہ کو ایک کام والی بھی رکھ دی تاکہ کم از کم اس معاملے میں ان پر کوئی الزام نہ آئے کہ سسر نے بہو کا خیال نہیں رکھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب ایک ننھا سا بیٹا رشید کی گود میں آ گیا۔ ماسٹر صادق اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے، وہ بالکل ان کے بیٹے سعادت کی طرح شکل و صورت میں۔ انہوں نے دل سے دعا کی کہ وہ سعادت جیسا نکما نہ بنے، اور انہوں نے ٹھان لی کہ وہ اس بچے کو بہت پڑھائیں لکھائیں گے، چاہے انہیں سعادت اور اس کی بیوی کی کتنی مخالفت کیوں نہ لینی پڑے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا انسان اپنی نسلیں سنوار دیتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان اپنی ساری نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تعلیم انسان کو وہ شعور اور آگاہی دیتی ہے جو پڑھا لکھا بندہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا۔ سعادت نے اپنے پوتے کا نام دانش رکھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ماسٹر صادق کی نظروں میں پروان چڑھنے لگا۔ ماسٹر صادق اب اسکول سے واپس آتے تو دانش زیادہ تر ان کے پاس رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا سے بہت اٹیچ تھا، کیونکہ دادا اس کے لیے کھلونے اور چاکلیٹ سے لے کر آتے تھے۔ دانش 3 سال کا ہوا تو اس کی طبیعت میں عجیب سی جھنجھلاہٹ اور چڑچڑا پن سا آنے لگا، کیونکہ رشیدہ اسے ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر ڈانٹتی رہتی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی کوئی چیز گرا دیتا تو رشیدہ منہ بھر بھر کے اسے گالیاں دیتی تھی، اور وہ بچہ سہم جاتا تھا۔ شروع میں تو وہ اپنی ماں اور باپ کے دباؤ میں آ جاتا تھا اور سہم کر دادا جی کے پہلو میں جا کر چپکتا تھا، مگر اب اس نے مقابلے بازی کرنا شروع کر دی تھی، ضدی اور ڈھیٹ بنتا جا رہا تھا۔ اسے کسی مار کٹائی اور گالم گلوچ کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سعادت اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ وہ کئی دفعہ اپنے بہو اور بیٹے کو سمجھا چکا تھا کہ کم از کم بچے کے سامنے لڑائی جھگڑے سے باز رہا کرو، کیونکہ رشیدہ اور سعادت جب آپس میں لڑتے جھگڑا کرتے تو ہر حد ہی کراس کر دیتے، اس قدر گالم گلوچ نکالتے کہ ماسٹر صادق کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ وہ جلدی سے اپنے پوتے کو لے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے تاکہ وہ ان کی گالم گلوچ کا اثر خود پر نہ لے سکے، مگر ایک ہی گھر تھا، ان سب کے درمیان رہ کر وہ بچہ کب تک اثر نہ لیتا؟ ایک نہ ایک دن تو اس نے اپنا رنگ دکھانا ہی تھا، اور جب اس نے بولنا سیکھا تو اس کی زبان پر پہلا لفظ گالی ہی تھا، اور سعادت اور رشیدہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، کیونکہ اس چھوٹے بچے کے منہ سے وہ لفظ بہت بلا لگ رہا تھا، اور ماسٹر صادق تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور جو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس بچے کو خوب پڑھائیں لکھائیں گے، اچھی تربیت کریں گے، مگر وہ یہ بات بھول رہے تھے کہ پہلی تربیت تو ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور جب ماں باپ ہی بچے کو گالم گلوچ سکھائیں گے اور اس بچے کی گالی نکالنے پر خوب ہنسیں گے اور اسے سراہیں گے، تو پھر ایک دادا بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ویسے بھی اتنے سارے جاہلوں کے ٹبر میں ایک پڑھا لکھا انسان بھی بخلا جاتا ہے۔ ماسٹر صادق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ جب دانش 5 سال کا ہوا تو وہ اس سے پہلی بار اسکول لے گئے۔ اسے بہت زیادہ سمجھایا کہ اسکول لے کر گئے کہ تمیز کے ساتھ بیٹھنا ہے، بالکل بھی گالی وغیرہ نہیں نکالنی، کیونکہ وہ گالیاں نکالنا برے بچوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اچھے بچے گالیاں نہیں دیتے، وہ پڑھ لکھ کر بڑے افسر بنتے ہیں۔ دانش نے دادا جی کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے ساتھ اسکول چلا گیا۔ دادا جی بھی خوش ہو گئے کہ بچہ سدھر گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ اسکول گیا ایک بچے سے اس نے کوئی چیز چھین لی۔ بچہ ویلا مچانے لگا اور اسے ایک چانٹا مار دیا۔ بدلے میں دانش نے اسے منہ بھر بھر کر گالیاں دی اور اس قدر بدتمیزی پر اتر آیا، وہ اور جاہلوں کی طرح اس بچے کو مارنے پیٹنے لگا اور گالیاں نکالنے لگا۔ سارے ماسٹر صاحب کو دیکھ کر رہ گئے اور انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ماسٹر صادق کا پوتا اس قدر بدتمیز ہے۔
मास्टर सादक को तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही ना रहे। उन्होंने अपने पोते का बाजू आराम से पकड़ा और इसे घर ले आए। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। इनकी आंखों में आंसू रवां थे। इन्हें इस बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोचकर ही अफसोस होने लगा था। जब वो घर पहुंचे तो दानिश की नाक से खून निकल रहा था और इसका माथा भी गर्दालूद था, क्योंकि इन दोनों बच्चों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। जैसे ही बहू और बेटी ने अपने बच्चे की ये हालत देखी, उन्होंने मास्टर सादक को मुंह भर भर कर गालियां दी और घर से निकाल दिया। मास्टर सादक के इंतहाई दिल बर्दाश्त हो चुके थे। उन्होंने हमेशा के लिए उनको इनके हाल पर छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो इंतहाई एहसान फरामोश निकले थे। इनको तो इनकी की गई भलाई गले पड़ गई थी। बहू और बेटा जब मास्टर सादक को खूब गालियां निकाल कर थक गए और सो गए तो सुबह उठकर इन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठे हैं। भला क्या ज़रूरत थी सोने की मुर्गी को घर से बाहर निकालने की। वो दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठ गए कि अब कहाँ से मास्टर सादक को तलाश करें, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। शायद वह इनसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ के चले गए थे। रशीदा ने दानिश को पचकारा और अपनी गोद में बिठा लिया। कहा कि दानिश बच्चे, तेरा दादा तुम्हें तो ज़रूर बता कर गया होगा कि कहाँ है, तुम बताओ दो हमें ताकि हम दादा को घर ले आए। मगर वो बच्चा इंतहाई बदतमीज़ी से बोला कि दादा गंदा है, इसका नाम ना लेना, और ऐसी ऐसी गालियाँ निकालने लगा कि रशीदा और सादत हक्का बक्का रह गए। सादत ने बच्चे की इस कदर बदतमीज़ी पर रशीदा को मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले इसने हाथों से अच्छी तरह झाड़ा और फिर इधर उधर कुछ तलाश करने लगा। साथ इसे कोसने लगा कि ये तरबियत की है तुमने अपने बेटे की, वो इतनी गलीज गालियाँ निकाल रहा है। जब सादत को कोई चीज़ ना मिली तो अचानक दानिश ने कपड़े धोने वाला थापा उठाकर सादत को दे दिया। लो अब्बा, इससे मारो अम्मा को। वो तो इस तमाशे से जी भरकर महफूज हो रहा था। सादत अपने बेटे को देखकर मज़ीद हैरान हो गया, क्योंकि वाकई वो क्या से क्या बन चुका था। सादत ने वो थापा इसके हाथ से लिया और दानिश की कमर में ही झड़ दिया कि तू कितना बदतमीज़ है, अपनी माँ को पिटते देखकर खुश हो रहा है। दानिश पहले तो कुछ लम्हे अपने बाप को घूरता रहा। इसे इंतहाई गुस्सा आ रहा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और यूं लगता था जैसे अंदर कोई लावा सा हो जो फटने के बिल्कुल करीब हो। अचानक ही वो लावा एकदम से फटकर इसने कहीं डंडा अपने बाप से पकड़ लिया और दोनों मियाँ बीवी की पिटाई शुरू कर दी। जरहानापन पर और बदतमीज़ी पर वो दोनों माँ बाप दंग रह गए थे। उन्होंने तो अपना सर पीट लिया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मोहल्ले वाले इतना ज़्यादा शोर सुनकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। जैसे ही दोनों मियाँ बीवी बाहर आए, बच्चा भी पीछे से थापा उठाकर बाहर की तरफ भाग रहा था। लोग इस तरह का बदतमीज़ बच्चा देखकर कानों को हाथ लगा रहे थे। भला इसमें बच्चे का क्या कसूर था? ये तो माँ बाप की तरबियत ही थी जो ये दिन इनको दिखा रही थी। रशीदा के माथे से खून निकल रहा था और सादत एक टांग से लंगड़ा कर चल रहा था। इन दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी इसी तकलीफ से बढ़कर थी जो इस बच्चे की वजह से और अपनी तरबियत की वजह से इन्हें उठानी पड़ी थी। मगर अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। रशीदा और सादत को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मास्टर सादक किस कदर सच्चे, खरे और अच्छे इंसान थे। वो तो दानिश को भी अपना जैसा बनाना चाहते थे, मगर रशीदा और सादत की जाहिलियत ने ये दिन इनको दिखा दिया था। जब माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पास खड़े बच्चे भी इस सोहबत का असर करेंगे और इस तरह की ज़बान अपनाएंगे जिस तरह की ज़बान माँ बाप इस्तेमाल करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, इनकी औलाद इन्हीं पर तो होती है, क्योंकि करेले की बेल पर कभी भी अंगूर नहीं उगा करते और जहालत इंसान की नस्लें तबाह कर देती है। आज रशीदा और सादत भी अपने सर पर हाथ रख के रो पीट रहे थे और पछता रहे थे कि उन्होंने दानिश की क्या तरबियत कर दी है। काश कि वो मास्टर सादक की बात मान लेते और कभी भी दानिश के सामने लड़ाई झगड़ा ना करते, हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते और इस बच्चे के अंदर भी प्यार मोहब्बत का सबक डालते। वो दोनों गली में बैठे अपना सर पीट रहे थे और लोग इनका तमाशा देख रहा था। बच्चे इनके सरों पर डंडा पकड़े इनका मजाक उड़ा रहा था और ये मंजर देखने के लायक था।